वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो यूपी डीएलए थर्ड सेमेस्टर के लिए ये सामान्य हिंदी है और चैप्टर का नेम है प्रमुख कवियों और लेखकों का सामान्य परिचय। तो मैंने इसमें है जो वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में कराएंगे। तो इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है सूरदास के दो दोहे लिखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की रचनाएं लिखिए। केवल इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए थे तो मैंने दो ही लिखे कराए हैं। तो इसमें आप है जैसे मुंशी प्रेमचंद्र है, तुलसीदास है, इनका जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सभी के पढ़ के जाइएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि वही राइटर का नेम आए जो आपने लर्न किया हो। तो आप कोई भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक बार रीडिंग कर लेंगे आप कर लेंगे क्योंकि 12th और हाई स्कूल में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है सूरदास के दो दोहे लिखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की रचनाएं लिखी हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेंगे। तो यहाँ पे है जो सूरदास के दोहे लिखे हुए हैं। ऊधो इतनी कहियो जाए, असिक्रस गात भई ये तुम बिन परम दुखियारी गाय। तो यहाँ पे ये वाला याद कर लीजिएगा। एक लखित कालिंदी अतिकारी, कहियो पथिक जाए हरसों सोई, भई विरह जुरजारी, या फिर ये वाला लर्न कर लीजिएगा। तो इनमें दो पूछा है तो इनमें से कोई भी आप दो याद कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महादेवी वर्मा की रचनाएं लिखिए। तो महादेवी वर्मा की रचनाएं हो जाती निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगी, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथमायाम और अग्निरेखा। और यहाँ पे इनकी ये सन भी लिखे हुए हैं। मे बी अगर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि निहार है जो उनकी कविता संग्रह है ये कब प्रकाशित हुई, तो 1930 में प्रकाशित हुई। तो इनके सन है ये भी याद रखिएगा। तो महादेवी की ये प्रमुख गद्य रचनाएं हैं और ये कविता संग्रह है और गद्य रचनाएं हैं। और यहाँ पे है जो मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं लिखी हुई रंग भूमि, काया कल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, गोदान। ये किसकी हैं? ये है मुंशी प्रेमचंद्र की। फिर नेक्स्ट चैप्टर है जो कि मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द से संबंधित है। तो उसमें श्रुति सामग्री में प्रयुक्त शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रसन्नाकुल प्रयोग। इसमें मुहावरे, लोकोक्ति हैं, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। तो ये सब आपको खुद ही लर्न करने होंगे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही होते हैं, इनको याद नहीं किया जा सकता। आप एक बार रीडिंग करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास बुक है तो ये जो मैंने सब कराया है ये आरएम पब्लिकेशन बुक है उससे कराया है, और जो जो इम्पोर्टेंट मैंने वही कराया है, पूरा का पूरा बुक नहीं है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय में मुहावरे का हिंदी में क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। थर्ड क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द क्या होता है। विलोम शब्द की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। तो ये 4 क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं क्वेश्चन था। तो पर्यायवाची शब्द की यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है। जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे नेत्र के लिए लोचन हो गया, आंख, दृक्ष, चक्षु। तो आंख का नेत्र का पर्यायवाची क्या हो गया? लोचन हो गया, आंख हो गया, दृग हो गया, चक्षु। तो ये होते हैं समानार्थी। जैसे परिभाषा आपसे पूछा, एक छोटी ये परिभाषा लिख दिया और एक एग्जाम्पल लिख दिया, बस पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर था मुहावरा और लोकोक्ति क्या होती है। तो यहाँ पे मुहावरा पहले देख लेंगे। तो मुहावरा शब्द अरबी भाषा का, ये क्वेश्चन एक बार आया था कि मुहावरा शब्द किस भाषा का है। तो अरबी भाषा का है। मुहावरों में लक्षणा या व्यंजना शक्ति काम करती है, सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता। मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द हैं जो प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, इसीलिए मुहावरा अपने प्राकृतिक रूप में ही भाषा वाक्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो जो मुहावरा होता है उसमें कोई भी पर्यायवाची शब्द प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। मुहावरा का एक प्राकृतिक रूप होता है, उसी भाषा के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मुहावरा की परिभाषा लिखी हुई है। मुहावरा किसी भाषा का वह प्रचलित वाक्यांश है जो लक्षण अथवा व्यंजना शक्ति के बल पर समान अर्थ से अलग किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करता है। जैसे आटा दाल का भाव पता लगाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा वास्तविकता का बोध होना। अब लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। लोकोक्ति होती है लोक में प्रचलित कथन, मतलब जो पूरे आसपास या पूरे संसार में जो प्रचलित कथन होते हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्तियाँ लोक जीवन के अनुभव पर आधारित होती हैं। लोकोक्तियों को कहावत भी कहा जाता है।
यहाँ पे परिभाषा देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है परिभाषा बताइए। तो लोकोक्तियाँ लोक अनुभव पर आधारित वे वाक्य भी होते हैं, उपवाक्य भी होते हैं जिनमें कथन की पूर्णता विद्यमान होने के साथ साथ व्यंजनाशक्ति का प्रधान होती है। इतना लिख दीजिएगा, बहुत है। और एक क्वेश्चन आया था एक बार कि लोकोक्ति और मुहावरे का अंतर बताइए। तो लोकोक्ति मुहावरे में अंतर है वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इम्पोर्टेंट है 2 नंबर के लिए। और आप जो ऐसे मत अंतर लिखिएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो पहले आप है जो लोकोक्ति लिखिएगा, फिर ऐसे आप लाइन ड्रॉ करिएगा, फिर यहाँ पे मुहावरा लिखिएगा। तो लोकोक्ति का जो मटेरियल है लोकोक्ति में, मुहावरे का है तो मुहावरे में लिखिएगा। ऐसे है कि पेज भी भर जाता है और ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता और ज़्यादा मटेरियल भी लगता है, तो इससे मार्क्स भी सही मिलते हैं। तो पहला पॉइंट है लोकोक्ति पूर्ण वाक्य या उपवाक्य होती है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, किंतु मुहावरा पूर्ण वाक्य ना होकर वाक्यांश होता है। तो आप पहला लिखेंगे लोकोक्ति है पूर्ण वाक्य या उपवाक्य होती है, और मुहावरा है जो वाक्यांश होता है। मुहावरा क्या है? वाक्यांश होता है, और लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है या उपवाक्य भी हो सकती है। सेकेंड है लोकोक्ति में व्यंजनाशक्ति काम करती है जबकि मुहावरे में लक्षणाशक्ति प्रदान करती है। लोकोक्ति में व्यंजनाशक्ति काम करेगी और मुहावरे में लक्षणाशक्ति, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि के लिए होता है जबकि मुहावरा भाषा में सजीवता लाने या कथन में चमत्कार लाने का कार्य करता है। लोकोक्ति का प्रयोग है जो कोई कथन कहा गया है वो सही है गलत उसकी पुष्टि के लिए होता है, जबकि मुहावरा का उसमें किसी कथन में सजीवता लाने का कार्य करता है। नंबर 4 पे है मुहावरों के अंत में प्रायः ना जुड़ा होता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुहावरे और लोकोक्ति पहचानने का तरीका क्या होता है? मुहावरे के अंत में ना जुड़ा होता है, जिससे आग बबूला होना, आंखों का तारा होना या बात लोकोक्ति पर लागू नहीं होती। लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है कि ना लगा होगा या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। तो मुहावरा में ना आए तो आप जान जाइए कि मुहावरा है। मुहावरे अनिवार्यतः गद्यात्मक होते हैं जबकि लोकोक्तियाँ गद्यात्मक भी होती हैं और पद्यात्मक भी होती हैं। जो मुहावरे होते हैं वो है जो केवल गद्य में होते हैं, और लोकोक्ति हैं जैसे कहानी कविता के रूप में भी दिए होते हैं और गद्य के रूप में भी दिए होते हैं। नंबर 6 पर है वाक्य प्रयोग करते समय मुहावरा पुरुष वचन लिंग आदि के अनुरूप थोड़ा बहुत परिवर्तित कर लिया जाता है। लोकोक्तियाँ अपरिवर्तित रहती हैं। जैसे मुहावरा है आप उसका प्रयोग करेंगे तो आप अपना उसका वचन पुरुष लिंग आदि बदल सकते हैं, लेकिन लोकोक्तियाँ हैं वो बदली नहीं जा सकती, वो जैसी हैं वैसे ही रहती हैं। तो ये था अंतर लोकोक्ति और मुहावरे में, जो कि इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जरूर चाहिएगा। अब यहाँ पे है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं वो तो यहाँ पे देख लेंगे इसी चैप्टर से। इसमें था पर्यायवाची विलोम, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये सब था तो और तत्सम बहुत है। तो पहला क्वेश्चन है जो सब संस्कृत से बिना किसी ध्वनि में परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में आए उन्हें क्या कहा गया है? तो उन्हें तत्सम कहा गया है। संस्कृत के ही शब्द है, ये बिना ध्वनि परिवर्तन के ऐसे लिखे जाते हैं तो क्या कहे जाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। वे शब्द जो ध्वनि परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर कर परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं तो वो तद्भव कहलाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? तद्भव। और संस्कृत में जैसे आए थे वैसे ही हैं तो वो तत्सम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में प्रयुक्त दूसरी भाषाओं के शब्द कहे जाते हैं, क्या कहे जाएंगे? तो विदेशी शब्द होते हैं। अगर दूसरी भाषाओं के शब्द हैं वो तो विदेशी शब्द कहे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ध्वन्यात्मक अनुकरण पर गढ़े गए शब्द क्या कहलाते हैं? जो ध्वनि के आधार पर शब्द बनाए गए हैं उन्हें कहा जाता है देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोटक किस वर्ग का शब्द है? तो घोटक ऑप्शन है तत्सम है, देशज है, तद्भव है, विदेशी है, क्या है? तो घोटक है जो तत्सम है और इसका तद्भव हो जाता है घोड़ा। ये तद्भव है, ये घोड़ा हो जाएगा, और घोटक है जो तत्सम हो जाएगा। भौरे का तत्सम बताइए, तो भौरे का तत्सम हो जाता है भ्रमर। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। इनमें से क्वेश्चन नंबर 8 है गाय किस प्रकार का शब्द है? यौगिक है, रूढ़ है या योग रूढ़ है? तो गाय यहाँ पे योग रूढ़ हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 दशानन शब्द किस प्रकार का है? तो दशानन भी योग रूढ़ होता है। जितने भी कर्म धाराएं बहुव्रीहि समास वाले शब्द होते हैं वो सभी योग रूढ़ होते हैं, और योग रूढ़ से ही ऑप्शन पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़सवार को आप किस वर्ग में रखेंगे? रूढ़ शब्द में रखेंगे, योग रूढ़ में रखेंगे, यौगिक में रखेंगे? तो घुड़सवार है जो यौगिक हो जाता है, क्योंकि घुड़ प्लस सवार होता है, तो अलग अलग इनको तोड़ा जा सकता है, तो ये यौगिक हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। आग बबूला होना का क्या अर्थ होता है? तो ये होना लिखा है तो ये मुहावरा हो जाएगा, और तो आग बबूला का हो जाएगा अर्थ क्रोधित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मूर्ख होना, छड़ी होना या एकमात्र सहारा? तो अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठे पर रखना का अर्थ क्या है? तो अंगूठे पर रखना का अर्थ होता है परवाह न करना। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दुश्मन होना, प्रिय होना, मित्र होना, मित्र नहीं होना? तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है, प्रिय हो जाना हो जाएगा। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो काट का उल्लू होना, तो अपना काम निकालना है, अपना काम सीधा करना। अक्ल का दुश्मन मूर्ख होना, और आस्तीन का सांप होता है कपटी मित्र। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? आग बबूला होना का अर्थ हो जाता है क्रोधित होना। आंखें बिछाना मतलब किसी का इंतजार करना। आंखें दिखाना का होता है धमकाना। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ईद का चांद होने का अर्थ क्या होता है? सुंदर होना, विनम्र होना, शालीन होना या कम दिखाई देना? तो ईद का चांद होने का होता है कम दिखाई देना। डी वाला ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, आसमान टूट पड़ने पर का अर्थ क्या है? लॉटरी लगना, क्रोध आना, मुसीबत आना या ध्वस्त होना? तो आसमान टूट पड़ने का अर्थ हो जाएगा मुसीबत आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? तो लंबा होना हो जाएगा, कम देना हो जाएगा, अधिक खाने वालों को कम खुराक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ हो जाएगा अधिक खाने वाले को कम खुराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का सही अर्थ क्या होता है? तो होशियार होना। 20 का क्या हो जाएगा? होशियार होना। फिर नेक्स्ट चैप्टर है कि राष्ट्रीय पर्वों, मेला तथा त्योहार जैसे विषय पर स्वतंत्र लेखन। ये एक चैप्टर है हिंदी में, तो उसमें अतिल गुत्रे में बुक में यही 3 क्वेश्चन दिए हैं। राष्ट्रीय पर्व कब मनाए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है जैसे राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाए जाते हैं? तो आप आंसर लिख सकते हैं, राष्ट्रीय पर्व समस्त भारतीय जनमानस को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। मतलब जितने भी भारतीय हैं, ये राष्ट्रीय पर्व हैं उनको एक एक सूत्र में बांधते हैं, एकता में बांधते हैं। ये उन अमर शहीद थे, वह देशभक्त का स्मरण कराते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। राष्ट्र की स्वतंत्रता, गौरव और इसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों को सहर्ष निछावर कर दिया, इसीलिए हम लोग हैं राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस है हर साल है अगस्त माह की 15वीं तिथि को मनाया जाता है। तो अगस्त होता है, अगस्त में 15 तारीख को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अगस्त की तिथि सभी भारतीय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी दिन है जो अंग्रेजों के शासन जो हम लोग और स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं हम लोग? तो स्वतंत्रता दिवस है क्योंकि इसी दिन है जो हमारा देश है स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों से, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्यों, कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को। इतना सब लिख देंगे और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर में आते हैं तिलक उत्तरी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाला 2 महापुरुषों के नाम लिखिए जिनके नाम से जयंती मनाई जाती है। तो पहला हो गया है कि महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, और उनकी जयंती है जो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और ये भी है जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में ही मनाई जाती है। और दूसरे हो गए लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी जयंती भी है जो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा, ये दोनों लिख दीजिएगा। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस का भी याद रखिएगा। तो जैसे स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वैसे गणतंत्र दिवस कब मनाएंगे? तो 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
फिर नेक्स्ट चैप्टर है कि कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन, तत्सम तद्भव, देशज रूपों का परिचय, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। तो इसमें देखेंगे और बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, राम ने कहा कि वह कल आएगा। तो रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है? तो ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य, जहाँ पे ये की आ जाए। ठीक है, आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि जहाँ पे एक की आ जाए वहाँ पे मिश्रित वाक्य होता है, और जहाँ पे और आ जाए वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राम घर गया और सो गया। रचना की दृष्टि से कैसा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है, और ये कैसा था? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह हॉकी और क्रिकेट खेलता है। यह वाक्य रचना की दृष्टि से किस प्रकार का है? तो यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा ये सरल वाक्य, क्योंकि इसमें क्रिया एक ही दी है, और यहाँ पे देखिए 2 क्रिया दी गई थी, क्योंकि वो घर गया था, फिर वो सो भी गया था। गया और सो जाना 2 थे वो क्रियाएं, तो भी वो संयुक्त वाक्य था। यहाँ पे एक ही है, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कितनी सुंदर कविता है। अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो जहाँ पे ये वाला निशान है तो यहाँ पे हो जाता है ये वाला, यहाँ पे कहीं पे ये निशान है चिन्ह, तो ये हो जाता है विस्मयादि बोधक। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने रुपया जमा कर दिया। वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का? तो यहाँ पे प्रश्न लगा है, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं घर जाऊंगा। वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का है? तो ये विधानवाचक हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि मैं घर जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ। वाक्य की दृष्टि से है, तो यहाँ पे नहीं आया है, तो ये निषेधवाचक हो जाएगा। जो नहीं है, ना है, या किसी चीज़ को मना करना हुआ, तो ये कैसे हो जाते हैं? निषेधवाचक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, भगवान तुम्हारा भला करे। यह वाक्य किस प्रकार का है? विधानवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। आज्ञा भी नहीं दे रहा, संकेत भी नहीं, तो ये इच्छावाचक है कि भगवान तुम्हारा भला करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करो। वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का? तो ये आज्ञार्थक है, क्योंकि इसमें बोला है करो, तो ये आ जाएगा आज्ञार्थक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा होते ही नदी में बाढ़ आ गई। यह वाक्य किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। यहाँ पे है जो कारक दिए गए हैं, कारक से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। लॉन्ग में मिल सकता है और शॉर्ट में भी, वेरी शॉर्ट में भी मिल सकता है। तो कर्ता क्या होता है? कर्ता जो क्रिया को संपन्न करता है। कर्ता क्या होता है? जो क्रिया को संपन्न करता है, वो कर्ता कहलाता है। कर्म क्या होता है? जो क्रिया से प्रभावित होता है। करण क्या होता है? जो क्रिया का साधन होता है। जैसे राम ने रावण को धनुष से मारा, बाण से मारा, तो बाण क्या है? करण हो जाएगा यहाँ पे। संप्रदान क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाए, या ये कभी कभी संप्रदान वहाँ पे भी आता है, किसी चीज़ को दान दिया गया या किसी को चीज़ दे दी गई हमेशा के लिए, वो संप्रदान कारक वहाँ पे आ जाएगा। अपादान क्या होता है? जो अलगाव को, अलग जब कोई चीज़ें होती हैं, जैसे मोहन है जो घर से स्कूल जा रहा है, तो ये अपादान, क्योंकि वो अलग हो रहा है। ठीक है, संबंध में हो जाएगा, जहाँ पर 2 पदों में संबंध हो, जैसे राम का दोस्त या काकी और ये सब आए, वहाँ पे संबंध हो जाता है। अधिकरण में क्या हो जाता है? क्रिया के अधिकार को, अधिकरण के जहाँ पे में या पर आए वहाँ पे अधिकरण हो जाता है। संबोधन में अरे हो गया, हे हो गया, और तो ये हो जाते हैं संबोधन में। तो आप इन्हें याद रखिएगा। कर्ता का होता है ने, कर्म को कर्षे के द्वारा होता है, संप्रदान के लिए होता है। अपादान अलग अर्थ में या अलगाव की स्थिति में होता है। संबंध काकी के होता है, अधिकरण में पर होता है, संबोधन काकी के होता है। आप इसे याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा आपके में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देश शब्द। तो देश शब्द ये भी पूछते हैं, देश शब्द क्या होते हैं? ठीक है, तो प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द होते हैं जो ध्वनि के अनुकरण के आधार पर गढ़ लिए जाते हैं। इनकी व्याकरणिक उत्पत्ति नहीं होती। इन शब्दों को देश शब्द कहा जाता है। जो हमारे देश में बोले गए, जैसे कि कोई बोलता हुआ आया और उसी को हम लोग भी रिपीट करते हैं, अनुकरण करते रहते हैं, और उसी के आधार पर उनको मान लिया जाता है। इनकी कोई व्याकरण से संबंधित नहीं होती है, इनकी कोई व्याकरण उत्पत्ति भी नहीं होती है। ये क्या कहलाते हैं? देश शब्द कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे मोटरसाइकिल चलाते समय फटफट की आवाज़ आती है, इसे फटफटिया कहते हैं। तो फटफटिया क्या है? देश शब्द, ये हम लोगों ने खुद ही बना लिया है। और जैसे कबड्डी है,
टट्टू है, थोथा है, तेंदुआ है, थोपू, चीलगाड़ी, छोरा, घाघरा, घपला, झंझट, कुप्पी, घेंगा, चट्टी, खटखट, भड़बड़। तो ये है हिंदी में प्रयुक्त देश शब्द। और इससे क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा कि इन बताइए कि इनमें से कौन सा देश शब्द है या नहीं है, तो आप इनको पढ़ के जरूर जाइएगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। इसमें भी मिलेगा, यूपी टेट में भी मिलेगा, अगर आप पेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी मिलते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो हिंदी में किसी विदेशी भाषा से ग्रहण किए जाते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी में क्या हो सकता है? अरबी हो सकता है, फारसी हो सकता है, अंग्रेजी, फ्रेंच, तुर्की भाषाएं हो सकती हैं। वे सब कैसी भाषाएं? विदेशी हैं, जो हमारे देश में ना बोली जाएं वो सब विदेशी होते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वो बताया गया हिंदी में लगभग 2500 शब्द अरबी के हैं और 3500 शब्द हैं जो फारसी के हैं। तो यहाँ पे फारसी और अंग्रेजी शब्द का दिया गया है और तुर्की ये देख लेंगे। तो अरबी और फारसी में शब्द कौन कौन सा आता है? अखबार है, अदालत है, आखिर है, आदत, इशारा, इनाम। इनाम इम्पोर्टेंट है, अखबार इम्पोर्टेंट है। उम्र, कसूर, कसरत, कानून, किताब याद रखिएगा अरबी फारसी शब्द है। खराब, जुलूस, तहसील, दिमाग, दावत, नशा, फ़ायदा, जालिम, मुल्ला, मजहब, मतलब, मशहूर, शराब, आमदनी, आसमान, आफत, उस्ताद, सौदागर, पंजामा, चेहरा, दिलेर, सूद, चादर, गिरह, गवाह, चश्मा, दवा, दरवाजा। ये सब कैसे हैं? अरबी फारसी। इनको एक बार पढ़ लेंगे आप कर लेंगे। नेक्स्ट है अंग्रेजी शब्द। अफसर हो गया, अपील, पाउडर, पास, रेल, कुली, टिकट, बटन, साइकिल, स्कूटर, कार, पुलिस, कोट, पैंट, टेंट, डॉक्टर। ये सब है अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी वाले आप कर लेंगे, कन्फ्यूजन है जो अरबी फारसी और तुर्की में होता है, ठीक है। तो तुर्की शब्द में आ जाता है उज़्बक है, उर्दू। उर्दू किस शब्द का है? तुर्की का है। कालीन, चमचा, चेचक, लाश, मुगल, सुराग, बुलबुल, चाकू, चारपाई, सौगात, चिक, ये तुर्की में आते हैं। आप इन्हें अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। तो रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। इसके मैंने पहले बहुविकल्पी पहले करा दिए हैं और इसको आप एक बार देख लीजिएगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो रचना की दृष्टि से क्वेश्चन आएगा कितने वाक्य होते हैं? तो 3 वाक्य होते हैं। कौन कौन होता है? सरल वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया और होता है मिश्रित वाक्य। ये किस प्रकार से होते हैं? रचना की दृष्टि से होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रचना की दृष्टि से कितने वाक्य होते हैं? तो 3 होते हैं। सरल वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं, जिसमें एक क्रियापद होता है, केवल एक ही क्रियापद होता है। तो सरल वाक्य जैसे राम घर गया, तो एक ही क्रिया है ना, गया। और संयुक्त वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो, शेष समानाधिकरण उपवाक्य हो, जो प्रधान उपवाक्य का अर्थ की दृष्टि से आश्रित नहीं होते हैं। संयुक्त में संयोजक होते हैं, ठीक है। तो संयोजक कौन कौन से होते हैं? समुच्चय बोधक होते हैं, और तथा, एवं होते हैं। विरुद्धात्मक होते हैं, पर, परंतु, लेकिन, किंतु हो, या, अथवा हो, अतः, अतएव, इसलिए हो। ये शब्द जिसमें दिए हों तो कैसे हो जाएंगे? संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। और संयुक्त वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, शेष है जो उपवाक्य होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है वह फेल हो गया, अतः निराश है, तो अतः आया है तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो ये जो दिए गए हैं ये संयोजक, इनको याद कर लेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। फिर से मिश्रित वाक्य। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, और अर्थ की दृष्टि से प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। और संयुक्त में भी सेम था, बट संयुक्त में है जो आश्रित नहीं होते, मिश्रित में आश्रित होते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के हो सकते हैं। संज्ञा उपवाक्य होते हैं, मिश्रित में विशेषण भी उपवाक्य होते हैं और क्रिया विशेषण होते हैं। तो मिश्रित उपवाक्य उदाहरण, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कि आया है, या वही लड़का है जो आया है। जहाँ पे जा आए वहाँ पे मिश्रित वाक्य हो जाए। जैसे मिश्रा जी से, याद रख लीजिए, मिश्रा से क्या हो गया? मिश्रित। और जी से क्या हो गया? जाएगा वहाँ पे, तो जाएगा तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अब भाषा की परिभाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा की परिभाषा लिखिए, कोई एक आप राइटर याद रखिएगा, भोलानाथ तिवारी लिख दीजिए या मंगलदेव शास्त्री लिख दीजिएगा। तो भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से उत्पन्न है। किस धातु से? भास, जिसका अर्थ होता है बोलना। इतना ही आप अर्थ में लिखेंगे। और परिभाषा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार लिखेंगे, भाषा मानव के उच्चारण अवयवों द्वारा निश्रित यादृच्छिक ध्वनि
प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो यह भोलानाथ तिवारी की परिभाषा। मैं आपको बता दूं कि परिभाषा में कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, जैसा किसी राइटर ने या फिर कवि ने कुछ भी परिभाषा दी है तो सेम की सेम लिखी जाती है, आप उसमें कुछ बदल नहीं सकते हैं। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री के अनुसार हो जाएगा, भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयव से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो ये थे भाषा की परिभाषा। भाषा की विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है तो इम्पोर्टेंट है, पॉइंट में लिखिएगा। आप हेडिंग बना के नहीं भी लिखेंगे तब भी मार्क्स मिलते हैं। आप पॉइंट बनाइए और एक एक लाइन छोड़ दीजिए, राइटिंग अच्छी लिखिए, नंबर मिलता है। अगर एग्जामिनर को आपको 2 नंबर कभी नहीं देगा हिंदी में, आपको एक नंबर देगा या एक से ज़्यादा दे देगा, बट 2 नहीं देगा। तो आप बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करिए, एक क्वेश्चन में एक पेज ही ख़त्म करिए बस। मैंने ऐसा ही किया था यूपी डीएलएड में, तो अच्छे मार्क्स आए थे। तो भाषा की विशेषता में हो जाएगा, भाषा सामाजिक संपत्ति है जिसका अर्जन अनुकरण होता है। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा को बदला जा सकता है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है, जैसे कोई भाषा है जो यूपी में अलग जैसे बोली जाती है, बिहार की बिहारी हो गई, राजस्थान में राजस्थानी हो गई, तो सभी भौगोलिक सीमा होती है। सभी भाषाओं की क्या होती है? भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की अलग संरचना होती है, कोई देवनागरिक में लिखा जाता है, गुरुमुखी में लिखा जाता है, तो अलग अलग लिपि होती है, संरचना होती है, ठीक है। भाषा की सामान्य प्रवृत्ति कठिनता से सरल की ओर होती है। तो भाषा की प्रवृत्ति कैसी होती है? कठिन से सरल की ओर होती है। भाषा अर्जित संपत्ति, पैतृक संपत्ति नहीं। भाषा है जो अर्जित की जा सकती है, ये पैतृक संपत्ति नहीं है, याद रखिएगा। प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है, उससे बोलियों से या क्षेत्रीय रूपों से अलग करता है। प्रत्येक भाषा के अंतर्गत उपभाषाएं और बोलियां आती हैं, जैसे कोई भाषा है उसके अंतर उपभाषा भी आती है, उपबोलियां भी आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा विस्तृत क्षेत्र में जबकि बोली समस्त क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा है जो बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, बोली है कोई सीमित क्षेत्र है, कोई सीमित इलाका है, वहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। 10 नंबर पे भाषा का प्रयोग साहित्य, शिक्षा, संचार, सूचना माध्यमों में किया जाता है, जबकि बोली का प्रयोग विशेष क्षेत्र में आमचाल बोल में किया जाता है। अब इसमें है जो एक चैप्टर है अधिगम प्रतिबल का मूल्यांकन, ठीक है। तो उसमें अधिगम की परिभाषा, अधिगम सीखने की विशेषताएं, सीखने की प्रक्रिया, तो मूल्यांकन, ये सब आपने सीडीपी में पढ़ा होगा, तो उससे भी रिलेट करके लिख सकते हैं। तो सीखने की विशेषताएं यहाँ पे दी गई है। अधिगम नए अनुभवों का संगठन होता है। अधिगम है जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम अभिवृद्धि और विकास होती है। अधिगम क्या होता है? अभिवृद्धि होती है और विकास होता है। अधिगम सीखना संप्रयोजन व उद्देश्यपूर्ण है। तो विशेषताएं हैं, ये याद रखिएगा, और आपने सीडीपी में पढ़ा है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और यहाँ पे है अधिगम कैसा है? परिवर्तनशील होता है। अधिगम में बुद्धिमान और प्रबुद्धता है। सीखना वातावरण एवं प्रकृति की उपज है। अधिगम क्या है? खोज है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। कैसा होता है? सार्वभौमिक होता है। यहाँ पे अधिगम सीखने की विधियाँ भी पूछी जा सकती हैं, तो आप 3-4 विधियाँ हैं, सीख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आपने सीडीपी में भी पढ़ा होगा, निरीक्षण करके सीखना, सीख करके सीखना, और सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, और ये आप वहाँ से पढ़ सकते। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम अथवा सीखने के सिद्धांत। तो सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावला का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, फिर स्किनर का प्रसूत सिद्धांत, फिर कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का स्थान, वाइगोत्स्की का सिद्धांत और ब्रूनर का सिद्धांत। ये सिद्धांत सभी आपने सीडीपी में पढ़ा होगा, वही सब है, तो आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, आप कर पाएंगे। और इस चैप्टर में है जो सीखने की विधियाँ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम अथवा सीखने के सिद्धांत, सीखने के नियम, सीखने के प्रकार, ये सब है जो सीडीपी से रिलेटेड है। तो आप अपनी सीडीपी की कोई बुक हो या नोट्स पहले के बनाए होंगे, उससे आप पढ़ लीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये हिंदी में भी इस बार आएगा, तो एक क्वेश्चन लॉन्ग में ज़रूर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा इससे रिलेटेड। तो मैंने ये पूरी हिंदी है जो करा दी है, समरी टाइप्स में मैंने कराई है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कराए हैं। वेरी शॉर्ट जो भी थे और ऑब्जेक्टिव थे वो मैंने करा दिए हैं।
और इसकी जैसे हिंदी में विलोम शब्द है, पर्यायवाची मुहावरे, इसके लिए मैंने पहले से यूट्यूब पे एक वीडियो बनाए हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे पर्यायवाची विलोम शब्द ये सब। अगर उसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है जो, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे आपको PDF मिल जाएगी और वहाँ से आप पढ़ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।